आपने जर्नल एंट्री पास करना सीखी हुई है? ओके देखो जी, एक ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में कहता है बिल्डिंग रेंट फॉर द ईयर इज ₹50,000 फॉर द ईयर। एक साल का बिल्डिंग रेंट कितना है? 50,000। comma based on a negotiation with building owner, the rent for the reporting period plus 3 more years was paid during the year 2020। हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 की, ठीक है? ये ट्रांजैक्शन आप बिल्कुल सादगी में मुझे बताएं कि इस इंग्लिश का क्या तर्जुमा है। आप अकाउंटेंट हैं, मैं क्या बनाया करता हूं आप लोगों के लिए, ये वाली। आप अकाउंटेंट हैं? एज एन अकाउंटेंट आपको एक इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके कैश ऑफिस में से रेंट ऑफ द बिल्डिंग पे हुआ है, ठीक है? कितना रेंट पे हुआ है? कितना रेंट पे हुआ है? 4 इयर्स का। ये रिपोर्टिंग पीरियड प्लस 3 इयर्स, तो कितना रेंट पे हुआ है? 50,000 टाइम्स 4 इयर्स कितना बनता है? 200,000 का रेंट पे हुआ है। आपने फौरी तौर पे क्या किया? आपने रेंट एक्सपेंस को डेबिट किया 200,000 से और कैश को क्रेडिट किया 200,000 से। ये आपने किया है, सपोजली कोई भी डेट ले लें, 1 जनवरी 2020 की ले लें। इस साल के शुरू में आपने 4 सालों का रेंट दे दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में, जो हमने अभी एक्रूअल बेसिस पढ़ी, क्या उसके मुताबिक 4 के 4 साल का रेंट एक्सपेंस को डेबिट होना बनता था? पक्का? आर यू ऑल क्लियर ऑन दिस कॉन्सेप्ट? 100%? ओके। आपने क्या गलत किया? आपने 3 सालों का जो रेंट था उसको भी इसी साल के एक्सपेंस में ऐड कर दिया, जबकि जो अकाउंटिंग हमने आज तक पढ़ रखी है उसके मुताबिक जो एक्सपेंडिचर इस साल में एक्सपायर ना हो वो एसेट होता है, एक्सपेंस नहीं होता। तो 50,000 तो इस साल 2020 में एक्सपायर हो जाएंगे, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट हम इस साल में ले लेंगे। बाकी 1,50,000 के एक्सपायर होने के लिए 3 साल इंतज़ार करना होगा। तो इस साल की रिपोर्टिंग डेट, अब ज़रा देखिएगा मैं कौन सी डेट डालने लगा हूँ। इस साल की रिपोर्टिंग डेट तक
मैं इंतज़ार करूँगा कितना एक्सपायर हुआ। पता चला कि 1/4 यानी कि 50,000 एक्सपायर हो गया, बाकी 3/4 यानी कि 1,50,000 एक्सपेंस नहीं बना। तो अगर मैंने गलती से एक्सपेंस में लिख दिया हुआ है तो अब एक्सपेंस को कम करना बनता है, ठीक है। एक्सपेंस को जब कम करना होता है तो डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं रेंट एक्सपेंस को करूँगा क्रेडिट और एक नया अकाउंट खोलूँगा, उसको मैं कहूँगा प्रीपेड रेंट। ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एसेट बन जाएगा, क्योंकि ये अगले आने वाले पीरियड में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देने की सलाहियत रखता है। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? कोई बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट तो नहीं मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ताज़ा ताज़ा इसको नोट कर लो और इसके नीचे अपनी ज़ुबान में उर्दू, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, पश्तो, सिंधी, बलोची के अंदर, हिंदको के अंदर, कश्मीरी के अंदर नोट्स लिख लो प्लीज़। शाबाश, एक्सीलेंट क्वेश्चन। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं उस वक्त जानबूझ के नहीं बोला था जब आपने किसी ने कहा था, शायद आपने कहा था कि ये करंट एसेट है, मैं खामोश हुआ था, मैंने कहा था इस पर मैं बात करूँगा अभी। और इतनी खुशी हो रही है कि आपने इस पॉइंट को पिक कर लिया है माशाल्लाह, कि अब इसके अंदर जो है अगले 3 साल बाद ये एक्सपायर होगा। और मैंने आपको डॉट्स लगा के बताया था जो अगले 12 महीने के बाद, 12 महीने में वो करंट है और जिससे ऑनवर्ड्स वो नॉन करंट है। तो इसमें 50,000 तो करंट एसेट हुए और इस रिपोर्टिंग डेट पर 1 लाख नॉन करंट एसेट हुआ। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ये इतनी सादा है अकाउंटिंग, यकीन करो। ये आपने जो बात पिक की है ना, ये सीफैप लेवल की बात पिक की है आपने। तो सीफैप इसका मतलब मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, सिर्फ लॉजिकल बातें हैं, एवं गल्लां भरी हैं, ठीक है। अगर आप लॉजिकली चीज़ों को लेकर चलते हो तो अकाउंटिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, ओके। अच्छा, अब अकाउंटिंग पीरियड ये है और रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग पीरियड तो ये डिफाइन हो गया। रिपोर्टिंग डेट कौन सी है? ये रिपोर्टिंग डेट है जिस पे हमने अकाउंट्स रिपोर्ट करने हैं। तो रिपोर्टिंग पीरियड एंड रिपोर्टिंग डेट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं बेटे हमें? मैं रिपीट करता रहूँगा डेली बेसिस पे इसको, ताकि आपको पक्का हो जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग पीरियड एंड रिपोर्टिंग डेट। स्टाफ सैलरीज paid during the reporting period are rupees 75,000. Okay. On the reporting date, it was revealed that rupees 25,000 on account of staff salaries that belong to the year 2020 have not yet been paid. The management
agreed to pay this amount in the next year 2021। पहले तो मुझे बताओ कि कहानी क्या समझ आई है, उसके बाद मैं इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज करूंगा इस जगह पर। कहानी समझाओ मुझे क्या आई है समझ आपको। पूरे इस रिपोर्टिंग पीरियड की टोटल स्टाफ सैलरीज कितनी बनती थी? 100,000। ओके, ये पॉइंट जिस मेरे बच्चे को क्लियर नहीं है वो प्लीज़ फ़ौरन पूछ ले। इस पूरे रिपोर्टिंग पीरियड, इस सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद कहानी ये बनती है कि इस पूरे रिपोर्टिंग पीरियड की स्टाफ सैलरीज बनती थी 1 लाख रुपया, जिसमें से मैनेजमेंट ने इसी पीरियड के अंदर 75,000 पे कर दिए। 25,000 मैनेजमेंट के पास कैश नहीं था। मैनेजमेंट ने कहा कि ठीक है, आपकी सैलरीज इसी पीरियड की हैं, आपसे हमने इसी पीरियड में काम लिया है। अब जरा मेरी कहानी पूरी सुनना। मैनेजमेंट स्टाफ को कह रही है कि हमने आपसे इसी पीरियड में काम लिया है, इसी पीरियड में आपने मेहनत की है, प्रोडक्शन हुई है और वो प्रोडक्शन होकर चीज़ें सेल भी हुई हैं, हमें आपकी सर्विसेज के अगेंस्ट तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट मिल गए हैं, लेकिन प्लीज़ हमारे पास कैश नहीं है, हम आपको सिर्फ 75,000 दे सकते हैं। 25,000 हम वादा करते हैं कि हमारी ये ऑब्लिगेशन है कि हम आपको 2021 में पे कर देंगे। स्टाफ कहता है जी ठीक है, हमें आप पर एतमाद है, आप 25,000 बाद में पे कर देना। आप हैं अकाउंटेंट, बात अब आपके पास पहुंची। आपने क्या किया? आपने सैलरीज एक्सपेंस डेबिट करके कैश को तो क्रेडिट कर दिया 75,000 से। इसमें तो आपको ज़रा बराबर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने ड्यूरिंग द ईयर जो भी डेट थी वो आप 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के दौरान में जिस भी डेट को आपने पे किया होगा कैश क्रेडिट करके आपने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। इसमें तो कोई झूठ नहीं है, कोई गलत नहीं है, ठीक किया आपने। आप अकाउंटेंट हैं, एक्रूअल्स आपने पढ़ी हुई हैं। आप कहते हैं कि एक्रूअल्स के मुताबिक इस साल सैलरीज का एक्सपेंस 1 लाख रुपया, लिहाजा मुझे इस साल सैलरीज एक्सपेंस को फर्दर 25,000 से डेबिट करना ही करना है। ये 100% कंफर्म है। आप करेंगे तो तभी मिलके आपकी टोटल सैलरीज 100,000 की बनेगी ना। लेकिन आपको ये भी पता है कि अभी हमने इसके अगेंस्ट कैश नहीं पे किया, कैश क्रेडिट नहीं कर सकते, और साथ ही आपको ये भी पता है कि ये कैश हमने पे करना है नेक्स्ट ईयर में। तो ये जो रिपोर्टिंग डेट आपकी, जिस डेट को आप ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर रहे हैं, ये किस डेट को पास कर रहे हैं? ये रिपोर्टिंग डेट को पास कर रहे हैं। रिपोर्टिंग डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमें? जो रिपोर्टिंग डेट है, जिस डेट पे बैलेंस शीट बननी है, आखिरी दिन हमारी अकाउंटिंग के ईयर का आखिरी दिन, उस दिन हम देख रहे हैं कि कितनी सैलरीज हैं जो कि अदा नहीं हुई, जो कि वाजिबुल अदा हैं, जो कि पेएबल हैं। तो आप उसको क्या कहोगे? सैलरीज पेएबल। आप 25,000 से अपनी लायबिलिटी बना लोगे। बताओ, लायबिलिटी में इंक्रीज क्रेडिट ही होती है ना, तो लायबिलिटी में इंक्रीज हुई, क्रेडिट कर दिया। मैं रिपीट करना चाहूँगा जो बातें मैंने अभी तक पढ़ाई हैं उसको। सिर्फ सबसे पहले मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग पीरियड एंड रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग पीरियड इज़ द पीरियड फॉर विच we measure incomes and expenses and report on the reporting date.
जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है उसमें पूरे उस रिपोर्टिंग पीरियड के इनकम्स को और उस पूरे रिपोर्टिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को मेजर करके लिखा जाता है इनकम स्टेटमेंट में। तभी वो इनकम स्टेटमेंट हमें उस रिपोर्टिंग डेट का प्रॉफिट बताती है, तो हम उस रिपोर्टिंग डेट के प्रॉफिट को ऑनर्स इक्विटी में ऐड कर देते हैं। फॉलोड? और उस रिपोर्टिंग डेट पे, यानी कि जिस डेट पे बैलेंस शीट बनाई जा रही है, हम देखते हैं कि अब हमारे पास टोटल एसेट्स कितने हैं और टोटल लायबिलिटीज़ कितनी हैं और इन ऑनर्स इक्विटी का इस वक्त हमारे पास क्या बैलेंस पड़ा हुआ। ये कॉन्सेप्ट है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का। इस कॉन्सेप्ट के अंदर एक्रूअल्स बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट हैसियत रखती हैं, क्योंकि अगर हम एक्रूअल बेसिस को फॉलो नहीं कर रहे तो हम रिपोर्टिंग पीरियड की इनकम्स और रिपोर्टिंग पीरियड के एक्सपेंसेस को कभी भी करेक्टली मेजर नहीं कर सकेंगे। ये है वो कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होना चाहिए। ये बात आपको बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम एक्रूअल बेसिस क्यों पढ़ रहे हैं। कोई आपसे कहे कि एक्रूअल बेसिस क्यों पढ़ रहे हैं, तो क्या जवाब होगा? इनकम्स और एक्सपेंसेस को करेक्टली मेजर करने के लिए उस रिपोर्टिंग पीरियड से मुताल्लिक। ओके, ये बात हो गई। अब मैंने दो सिनेरियो आपके साथ फिलहाल डिस्कस किए हैं और वो दोनों का ताल्लुक जो है वो एक्सपेंसेस के साथ है। अभी एक्सपेंसेस से मुताल्लिक दो मज़ीद सिनेरियो डिस्कस करूंगा, 4 हो जाएंगे, और इसी तरह से 4 सिनेरियो मैं डिस्कस करूंगा इनकम्स से रिलेटेड। तो फिलहाल जो दो सिनेरियो मैंने एक्सपेंस से मुताल्लिक डिस्कस किए हैं वो ये हैं कि अगर इस रिपोर्टिंग पीरियड में मैंने कुछ ऐसा पे कर दिया जिसका ताल्लुक इस रिपोर्टिंग पीरियड से नहीं है, तो उसको मैं जिस रिपोर्टिंग पीरियड से मुताल्लिक है उस रिपोर्टिंग पीरियड में शो करूंगा एज एन एक्सपेंस। इस रिपोर्टिंग पीरियड से मुताल्लिक जितना होगा उसका इस रिपोर्टिंग पीरियड से ताल्लुक होगा। फॉर एग्जांपल, ये रिपोर्टिंग पीरियड है हमारा 2020 का। मैंने ईयर 2020 में 4 साल का रेंट पे कर दिया था। 50,000 हमारा 1 साल का रेंट था। मैंने टोटल 200,000 रेंट पे कर दिया था। और मैंने क्या किया, मैंने सारा का सारा रेंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, कैश तो क्रेडिट कर दिया मैंने। देखो, कैश तो मेरा इसी रिपोर्टिंग पीरियड में आउट हुआ है ना, तो कैश बैलेंस में कमी कितनी हुई है? 200,000 की। क्या वो 200,000 सारा का सारा मेरा एक्सपेंस है? नहीं, मैंने गलती से उसको एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। जब मुझे पता चला रिपोर्टिंग डेट पर कि इसमें से 1.5 लाख तो एक्सपायर नहीं हुआ, मैंने क्या किया, मैंने अपने एक्सपेंसेस को 50 के बराबर लाने के लिए एक्सपेंसेस मैंने कम कर दिए 1,50,000 से, और वो 1,50,000 उठा के मैंने एसेट में डाल दिया। तो इन अ वे मैंने जो ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड 2020 जो 2 लाख रुपया पे किया था, उसमें से 50,000 मेरा एक्सपेंस था और 1.5 लाख मेरा एसेट था। उसको अगर एक्सपेंस पे रिपोर्ट किया था तो गलत किया था, उसको मैंने 1.5 लाख को एसेट में रिपोर्ट कर दिया और एक्सपेंस एडजस्ट कर दिए। टोटल कैश आउटफ्लो मेरा 2 लाख का ही हुआ। ये बात मैंने आपको यहाँ पे समझाई। ओके, फॉलोड? अभी फौरी तौर पे अगर मैं इसी बात पे आपको इस एंट्री को कंपाउंड करने के लिए कहूँ, या इस एंट्री के बारे में मैं आपको कहूँ कि अगर मुझे इस डेट पे पता होता कि एक्सपायर जो है वो 50 होना है और 150 जो है वो एक्सपायर नहीं होना, तो मैं क्या ये एंट्री पास कर सकता था उस डेट पर कि रेंट एक्सपेंस को डेबिट करता मैं 50,000 से और रेंट प्रीपेड को डेबिट करता मैं 150 से और कैश को मैं क्रेडिट करता 200,000 से। अगर मुझे पता होता और मैं एक स्मार्ट अकाउंटेंट होता तो मैं फिर ये गलती ना करता, बल्कि मैं इसकी बजाय, इन दोनों एंट्रीज की बजाय मैं क्या करता, मैं ये वाली अकाउंटिंग एंट्री पास करता और ये बिल्कुल वैलिड होती लॉजिकली। आर यू विद मी? एनी कंफ्यूजन ऑन दिस अकाउंटिंग एंट्री? पक्का? दूसरा कॉन्सेप्ट, मेरी टोटल बिजनेस की उस पीरियड की सैलरीज बनती थी 1 लाख रुपया। मैंने 75,000 रुपया कैश पे कर दिया। 25,000 जो है मेरे पास कैश नहीं था, मैंने वादा कर लिया कि अगले साल में पे करूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में
अगर मैं स्मार्ट अकाउंटेंट होता और मुझे जिस डेट पे मैं सैलरीज पे कर रहा था उसी डेट पे मुझे पता होता कि कितनी सैलरीज मेरे ऊपर लायबिलिटी बनने जा रही हैं, तो मैं इन दो की जगह अगर एक अकाउंटिंग एंट्री पास करता, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट 100,000, कैश क्रेडिट 75,000 और सैलरीज पेएबल क्रेडिट 25,000, तो क्या ये दुरुस्त होता? ऐसी सूरत में मैं ये ना अकाउंटिंग एंट्री पास करता बल्कि मैं ये अकाउंटिंग एंट्री पास करता। बात समझ में आती है बेटा? 100% यू आर क्लियर ऑन इट? ये है हमारी आज की लर्निंग। मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से ऑनवर्ड्स बात को लेकर चलेंगे।